हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। और क्योंकि आपको ये मालूम है, मैं बार बार याद भी दिलाता हूं कि अब जो बोर्ड के पेपर्स बनते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए आपको। और जो फ्यूचरिस्टिक एग्जाम्स हैं, चाहे वो नीट एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे जेई दे रहे हो, चाहे सीयूईटी दे रहे हो, सब में आपका कॉन्सेप्ट लेवल ही टेस्ट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिटेल्ड वीडियो देखिए जहां पर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। केवल क्वेश्चन ही नहीं निकालना क्यों हो रहा है, कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट आ जाए तो आप समझ पाए। इसी डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपको सपोर्ट करने की कड़ी में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर। और चैप्टर नंबर 5 का ही जिक्र करूंगा, जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। इस चैप्टर को, चैप्टर 5 को, मैग्नेटिज्म एंड मैटर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, यानी 3 पार्ट में पूरा वीडियो, 3 पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट हैं, और पहला पार्ट हम लोग आज ही करने वाले हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, अगर आप उनका वीडियो देखना चाहते हैं, जो देखना ही चाहिए, सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत समझ में आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक पेस्ट कर रहा हूं, जिससे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को सुपर स्ट्रांग बना सकते हैं, फिजिक्स आसान भाषा में, टॉप क्वालिटी टीचिंग के साथ। आइए, तो ये रहा चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फुल चैप्टर शेड्यूल है। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 1, जिसमें बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मतलब केवल थ्योरी इसके पीछे की कैसे इसके बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, यानी बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सेस एंड परपेंडिकुलर टू दी एक्सेस, अगेन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं करना है, केवल फॉर्मूला समझ लेना है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगेन क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, यानी ये जान पहचान कर लेनी है क्या फॉर्मूला है, लेकिन उसका डेरिवेशन नहीं समझना है और नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इतनी चीज हम लोग करेंगे। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 की बात। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं उसका अगर पीडीएफ उनको मिल जाए विद एनोटेशंस, लिखावट के साथ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बस ज्वाइन कर लीजिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहां मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, जिससे आपकी पढ़ाई में काफी सहूलियत हो जाए। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है। इसमें शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, जहां पर आप मुझसे पढ़कर अपने डाउट्स वगैरह सारे क्लियर कर सकते हैं। केवल यही नहीं, जैसे अभी हम लोग द्रोणा बैच चला रहे हैं, द्रोणा फिजिक्स और द्रोणा मैथमेटिक्स। द्रोणा बैच के अंदर जब लाइव क्लासेस होंगी तो डाउट तो आप पूछ ही लेंगे, साथ साथ हम लोगों ने 2 स्पेशल लेक्चर्स रखे हैं पर चैप्टर। पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कराने के बाद एक हमारा लेक्चर होता है एक्स्ट्रा, जो एनसीईआरटी कॉर्नर के नाम से है, और दूसरा एक लेक्चर होता है पीवाईक्यूज कॉर्नर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये हर चैप्टर पर होता है। तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, कैसे आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाता है। और पूरे साल की जो फीस है वो केवल 999 है, 80 से 85 रुपए महीने। टॉप क्वालिटी टीचिंग है, आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, और कम से कम इकोनॉमिकल प्राइसेस, जिसे कि बच्चा अफोर्ड कर सके। तो जो बच्चे द्रोणा बैच में शामिल होना चाहते हैं, फिजिक्स को अपनी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं वो, और मैथमेटिक्स को, वो द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए आज की पढ़ाई पर आ जाते हैं, जिसलिए ये वीडियो बना है। बात शुरू करते हैं मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिज्म। तो आखिर हमारे जो मैग्नेट होते हैं उनमें क्या स्पेशल चीज पाई जाती है। तो हम मैग्नेट को पहचानते हैं, मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। तो अट्रैक्टिव डायरेक्टिव का क्या मतलब है कि अगर मैग्नेट, जैसे बाकी छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं, ये सब हैं, उनको खींच लेता, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और अगर किसी मैग्नेट को आप फ्री कर दें मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टली, तो किस डायरेक्शन में जाके रुकता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ये रुकता है।
इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एक्सेट्रा। तो जैसा मैंने बताया, अट्रैक्टिव का होने का मतलब कुछ चीजों को अट्रैक्ट करेगा, जैसे आयरन, कोबाल्ट वगैरह को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। जो इसकी अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। एक एक चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर देखिए कुछ ऐसे मैग्नेट्स जो हम लोग बनाते हैं, जैसे जनरल फॉर्म्स। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स हैं, यानी कि जो हम लोगों ने बनाए, इंसानों ने बनाए हैं। द पीसेस ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मेड to acquire properties of natural magnets. Such magnets are called artificial magnets. यानी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जैसे कि आयरन वगैरह, उनमें उसको आप मैग्नेट्स बना सकते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज हो, और उनको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। कुछ फॉर्म्स यहां पर दिए गए हैं, जैसे देखिए बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक नीडल है, पहचानते हैं आप। हॉर्स शू मैग्नेट है, या बॉल एंडेड मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ यहां लिखा हुआ है। ऐसे कई सारे मैग्नेट्स आप बना सकते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, तभी तो मैग्नेट्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आइए चलते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि है अट्रैक्टिव इन नेचर, या अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स, जैसा आपने देखा, जहां पर हम पहला डिस्कशन कर रहे हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में आपको मालूम है, जैसा अभी बात की गई थी, कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो आयरन, कोबाल्ट, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इनके पोल के पास आप देखेंगे, अगर नॉर्थ साउथ कोई मैग्नेट है तो अट्रैक्शन तो ये हर जगह लगभग करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ की जगह आपको ज्यादा अट्रैक्शन मिलता है। इसका कारण क्या है कि यहां नॉर्थ और साउथ पोल पर इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। तो जब कभी आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का बुरादा, ऐसा समझ लीजिए आप, अगर डस्ट कहीं पड़ी हो, धूल पड़ी हो, वहां पर मैग्नेट ले जाएंगे तो छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं मैग्नेट में, धूल के ऊपर से ले जाएं, वो आयरन के बुरादे होते हैं। मतलब वो जैसे कि लकड़ी को छीला जाता है तो उसका बुरादा निकलता है, देखा होगा आपने, वैसे ही आयरन फीलिंग्स होती हैं। तो आप देख पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा यहां पर इस डायग्राम में भी है, काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ साउथ जो इसके पोल्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां। अब दूसरी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का यही मतलब है, जैसे मैंने बताया था, कि अगर किसी मैग्नेट को लटका दें और फ्री कर दें कि भाई तुम घूम सकते हो, घूमो, तो हॉरिजॉन्टली वो कहां रुकेगा? देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में रुकता ही नहीं है, रुकेगा ही नॉर्थ साउथ में। तो कैसी प्रॉपर्टी हो गई इसकी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एक डायरेक्शन में रुक रहा है ना। अब आगे की बात देखते हैं बेटा, कि लाइक पोल्स रिपेल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहे हैं और अनलाइक पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ वैसे ही है यहां पर, कि जो अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल साथ में आ जाएंगे तो रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा, और अगर साउथ नॉर्थ साथ में आएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल्स रिपल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी बात बड़ी आसान थी जो समझ में आती है। एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, कभी मोनोपोल नहीं पाया जाता। चार्जेस में तो प्लस चार्ज पाए जाते हैं अलग से, माइनस अलग पाया जाता है, लेकिन यहां नॉर्थ अलग से नहीं पाया जाएगा। जब भी मिलेंगे नॉर्थ साउथ, अगर आप किसी मैग्नेट को ले लें ऐसे, जैसे यहां फोटो भी बनी हुई है, और हम उसको मान लीजिए 20 से काट दें ऐसे, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल साउथ अलग हो जाए, नॉर्थ अलग। जैसे ही ये हिस्से कटेंगे, साउथ के साथ नॉर्थ यहां बन जाएगा, और इस टुकड़े का हाल ये होगा कि नॉर्थ के साथ साउथ ये बन जाएगा। तो यू विल गेट डाइपोल, यू विल गेट टू पोल्स। मोनोपोल नहीं कि काटा तो साउथ अलग हो जाए, आप समझ पाए होंगे। फिर काटेंगे तो फिर ऐसी स्थिति बनेगी, यानी हमेशा नॉर्थ साउथ पोल आपको मिलेंगे ही। और अगर मैग्नेट को ऐसे काट रहे हैं, तो मैंने खड़ा क्रॉस सेक्शनल बिहेवियर दिखाया है, तो
अगर हम इसको ऐसे भी काट देंगे तो दो मिल जाएंगे, हाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनकी कम हो जाएगी, वो हम लोग देख लेंगे अभी। साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, तो जितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी थी उससे कम हो जाएगी, लेकिन डाइपोल या दोनों पोल मिलेंगे जरूर। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल नॉर्थ या केवल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये आपने समझ लिया, जो कि बहुत आसान थी। अब है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब एक इसमें खूबी ये है कि अगर यहां पर मान लीजिए कोई हम मैग्नेट रख दें और उसके पास कोई लोहे का टुकड़ा कर दें, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, जैसे आयरन रख दिया पास में, ये आयरन का टुकड़ा है, तो इसके पास होने की वजह से कुछ समय बाद ये आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और इस वजह से ये अपने आसपास की चीजों में, जहां कुछ मटेरियल्स में जैसे आयरन कोबाल्ट, इसमें मैग्नेटिज्म पैदा कर देता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। आप छोटी चीज आयरन फिलिंग्स वगैरह को पकड़ेंगे तो ये भी चिपकाना शुरू कर देगा। तो ये जो बिहेवियर होता है जिसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, इसने इसके अंदर बिना टच किए मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पैदा कर दी, इसे ही बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको पढ़ेंगे तो यही आपको मिल जाएगा जो मैं समझा रहा हूं, तो बड़े प्यार से इसको समझ सकते हैं। कुछ और बातें जानते हैं, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कनेक्टेड विद मैग्नेटिज्म। जो मैग्नेटिज्म से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कनेक्टेड, उसके हालचाल ले लेते हैं कि किसका मतलब क्या है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी आपको यहां पर, ध्यान दीजिए, मजा आएगा। तो पहला मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो स्पेस मैग्नेट के अराउंड जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसे महसूस कर सकते हैं, किसी छोटे टेस्ट मैग्नेट को लाएंगे, उस पर फोर्स लगेगा तो आप ये महसूस कर लेंगे कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक चुंबक पर दूसरा चुंबक, एक मैग्नेट पर दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स ही लगाता है। तो अगर वो फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब है आजू बाजू दूसरा मैग्नेट है, यानी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक ऐसा स्पेस में इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो मैग्नेटिक इन्वायरमेंट होता है, जहां पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड को फील किया जा सकता है। फीलिंग मतलब इंसान ऐसे नहीं फील कर पाएंगे खड़े हुए और उनको गर्मी लगने लगी या ठंडक लगने लगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए मैग्नेट छोटा सा लाना पड़ेगा जिससे बात बन पाए। कंपास ले आइए आप, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मैग्नेटिक कंपास की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ए मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन टू बी यूनिफॉर्म इफ इट हैज सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दैट रीजन। उसका मैग्नीट्यूड ना बदले और उसका डायरेक्शन भी ना बदले। नॉर्मली देखिए तीन तरह से दिखाया, एक तो इससे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप जानते ही हैं, एक तो ऐसे दिखा दिया सब जगह मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और एक हम ऐसे भी दिखाते हैं कट्टम के निशान से, तो आप ये भी जानते हैं इसका मतलब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड इनटू द प्लेन। पिछले सब में ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर पॉइंट आ जाता है कहीं पर ऐसे ऐसे डॉट दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ, आउटवर्ड, इनवर्ड इनटू द प्लेन, इनवर्ड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, और आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये इसके डायरेक्शन को दिखाने के, प्लेन थोड़ा ठीक से लिख दें, कुछ ज्यादा ही घूम गया है, तो आप इन बातों को समझ सकते हैं कैसे इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब देखिए मैग्नेटिक पोल्स, तो दीज आर द रीजन्स ऑफ apparently concentrated magnetic strength in a magnet where the magnetic attraction is maximum। आपने देखा था मैग्नेटिक पोल किसे बोलेंगे, वो रीजन्स या वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कंसंट्रेटेड होती है, तो वो आपको इधर कॉर्नर पे मिलेंगे। इसके बारे में कुछ खूबी भी जानेंगे आप अभी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अभी और हैं दो तीन, उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैग्नेटिक एक्सेस, तो मैग्नेटिक एक्सेस किसे कहते हैं, जो लाइन पास होती है मैग्नेटिक पोल से,
उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सेस। जैसे इस समय ये जो लाइन दिख रही है आपको, दिस इज मैग्नेटिक एक्सेस, रेड कलर कर लेता हूं, ये आपकी मैग्नेटिक एक्सेस है। यहां पे देखिए लिखा भी हुआ, दिस इज मैग्नेटिक एक्सेस, नॉर्थ साउथ से जाने वाली स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक इक्वेटर, तो मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर जाए और मैग्नेट के सेंटर से जाए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लीजिए, इसके सेंटर से जा रहा है और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक एक्सेस से, तो ऐसे हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आई? यही बात लिखी, आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? मैग्नेटिक एक्सेस के परपेंडिकुलर लाइन जो मैग्नेट के सेंटर से जाती है। अगली बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजा आएगा आपको इसको देख के। ये जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये ज्योमेट्रिक लेंथ से कम होती है। भाई मान लीजिए यहां पर देखा आपने, ये ज्योमेट्रिक लेंथ क्या है, पूरी यहां से यहां तक का जितना फिजिकली चुंबक या मैग्नेट आपको दिखाई पड़ रहा है, नाप लीजिए, वो तो ज्योमेट्रिकल लेंथ है। लेकिन इसके जो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। वो होते हैं थोड़े अंदर, किनारे से थोड़े अंदर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, नॉर्थ इस किनारे पे ना होके थोड़ा सा अंदर है और ये साउथ भी अंदर की तरफ है। तो नॉर्थ से साउथ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये पूरी कितनी हो गई? ज्योमेट्रिक लेंथ। नॉर्थ और साउथ जो कि थोड़े से अंदर हैं, उनके बीच की लेंथ को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये नॉर्मली ये जो पूरा ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, मैग्नेटिक लेंथ 0.84 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ के बराबर होता है नॉर्मली। यही बात मैंने लिख भी दी है कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 0.84 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ। तो इसकी भी अंदाजा मिलता है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो भी हम यहां पर सीख पाए। ये जानना जरूरी है, तो मजा आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब जब चीजों को हम स्टडी करते हैं तो अगर हम, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां मानी जाती है, कई ऑथर्स इसको फॉलो करते हैं और आसान हो जाती है बातें। जैसे हमें मालूम था कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, हमें ये मालूम है कि नॉर्थ और साउथ अलग से सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं करते। फिर भी हम चीजों को सरल रखने के लिए इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ को हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं और इसको QM1 से दिखा देते हैं, इसके लिए QM2 दिखा देते हैं। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसको ऐसा करने पर फायदा क्या होगा, जो हमने कहानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ी थी, कूलाम्स लॉ, डायपोल का एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ये सारी व्यवस्था उसी के अनुरूप हो जाएगी, एनालॉगस हो जाएगी। जैसे वहां पढ़ा था वैसे यहां पढ़ लेंगे। बस यहां पे ट्विस्ट ये है कि हमारा अलग से नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, डाइपोल ही एग्जिस्ट करेंगे बस। अब देखिए जिससे कूलाम्स लॉ की बात की, यहां आप चक्कर देखिए, ये लिखा हुआ है यहीं पे F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये रहा QM1, जैसे Q1 Q2 लिखते थे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और बीच का डिस्टेंस। ये फोर्स आ गया कि दोनों पोल्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, आर बीच की डिस्टेंस है, बाकी सब आप कूलाम्स लॉ में याद ही है आपको। और इस QM1 या QM2 क्या है? ये पोल स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरीके से अगर चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें बहुत सरल लगती हैं, जो कि लग रही होंगी क्योंकि ये पढ़ा हुआ अपना है। हैंस यूनिट, अब ये यहां पर डिफाइन करना हो कि जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो क्या चीज होती है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ में क्या करते हैं भाई, दोनों की पोल स्ट्रेंथ एक जैसी है, सेम। तो QM1 QM2 को F के बराबर करने के लिए हम R को 1 कर देते हैं। तो जैसे ही एक दो पोल्स आपने लिए, सेम पोल्स, QM जैसे ले लीजिए, QM इसका ले लीजिए, बीच के डिस्टेंस को आप R को कर दीजिए 1, और उस समय जो आपको फोर्स महसूस हो वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के बराबर हो, यानी 10 की पावर -7 न्यूटन लगे, तो आप ये बोल देंगे कि इसकी यूनिट मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है।
यानी hence a unit magnetic pole may be defined that pole when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an identical pole, यानी दोनों आइडेंटिकल हैं, रिपल्स इट विथ ए फोर्स ऑफ 10 की पावर -4 न्यूटन। इसी फॉर्मूले में जैसे आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है ना, अब इसको यहां फोर्स लिख देंगे 10 की पावर -7 और QM, और ये भी बीच का QM, और R की वैल्यू 1, तो ये इसी के ये इसकी वैल्यू इसके बराबर दिख रही है, 1 तो हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Q, इसको डिवाइड करेंगे तो QM की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यूनिट पोल किसे बोलते हैं, जब हम दो आइडेंटिकल पोल्स को 1 मीटर डिस्टेंस में वैक्यूम में रखते हैं और उस पर लगने वाला फोर्स 10 की पावर -7 न्यूटन होता है। ये दोनों फोर्स जो लग रहे होंगे सेम आइडेंटिकल पोल हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये इसका मीनिंग है। तो इसके मीनिंग को समझ के इस तरह पढ़ने पर हमारी चीजें सिंपल एंड अपीलिंग हो जाती हैं, सरल और मजेदार हो जाती हैं। अरे कितना सरल है, तो इसलिए इसको पढ़ लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मतलब अलग से तो पोल होता नहीं, होते तो डाइपोल है नॉर्थ साउथ, लेकिन हम चर्चा जो कर रहे हैं वो एक तरह का नॉर्थ पोल की कर रहे हैं और एक अलग पोल साउथ पोल की कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, अलग अलग मान के चर्चा कर रहे हैं, जबकि अलग अलग होता नहीं है। लेकिन इसका फायदा ये मिलता है कि हमारी स्टडीज सिंपल एंड अपीलिंग हो जाती हैं। ठीक है, बात को समझ पाए होंगे, और ये बिल्कुल सही भी है, बहुत सारी किताबों में ऐसा वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये इस तरह पढ़ा जा सकता है। अब मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो जैसे अब बिल्कुल ये एनालॉगस होगा, उसी के अनुरूप होगा जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे तो यहां लिखते थे +Q और सेम चार्ज माइनस में -Q इधर, मैं इधर माइनस लिख दूं इसी टाइप से तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये -Q और ये +Q, ये इलेक्ट्रिक डायपोल था। इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल क्या हो गया, एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। बस यही बात मैग्नेटिक डायपोल की है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, आपको याद होगा कि अगर इसका डिस्टेंस में 2L ले लेता तो इसका P जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी, Q × 2L लिख देते थे आप। यहां पर आ जाइए तो यहां P की जगह इसको लिखेंगे M। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पोल स्ट्रेंथ यानी QM × 2L, उसी तर्ज पर। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है, इसका डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ पोल। डायरेक्शन इसका होगा साउथ टू नॉर्थ पोल। इसके अंदर लिखा भी है, हाथ से लिख दे रहा हूं जैसे आप ज्यादा फोकस कर पाए। तो इसका M का डायरेक्शन किधर हुआ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे यहां डायरेक्शन होता था -Q से +Q चार्ज का डायरेक्शन। तो सेम देखिए, ऐसे स्टडी करने में जैसे लगता है ये तो बिल्कुल जाना पहचाना है, अपना ही आदमी है कि नहीं, वही फीलिंग आती है और सरल लगता है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने आपको क्लियर किया। M जो दिखा रहे हैं वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये है पोल स्ट्रेंथ × 2L। 2L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। तो ये आपका 2L का मामला इस तरीके से आ जाता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और बाकी आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान सी बात है। और यहां पर क्या है, स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, ये 2L दोनों पोल्स के बीच की दूरी है। एक न्यूमेरिकल सा है, इसको कर लेते हैं, बहुत ही सरल है। तो 2 मैग्नेटिक पोल्स one of which is 4 times stronger than the other, यानी अगर लिखना हो एक QM1 है तो दूसरा वाला QM2 है, लेकिन वो पहले वाले से 4 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 GF, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, 5 ग्राम फोर्स, ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये दोनों कहां रखे हैं, 10 सेंटीमीटर की
दूरी पर। दिस इज आर बराबर 10 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जैसे कूलाम्स लॉ में करते थे वैसे ही निपटा देंगे। और फोर्स दिया है 5 GF, 5 ग्राम फोर्स। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 इंटू QM2 अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया, अभी सीखा था। वैल्यू पुट करते हैं फोर्स की, 5 ग्राम फोर्स यानी 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में हो गया, और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में हो गया। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मतलब 10⁻⁷, और वैल्यू रख देते हैं। एक की अगर हमने QM ली है तो दूसरे की 4 QM ले लेंगे, क्योंकि 4 गुना ज्यादा है, और ये 0.1 का स्क्वायर क्योंकि 10 सेंटीमीटर था। अब हमें इसको सॉल्व जब करेंगे हम, तो QM स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 49 आफ्टर सॉल्विंग, एंड यू विल गेट 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 35 एम्पियर मीटर। और दूसरे वाले की जो 4 QM था, इसका 4 गुना ज्यादा, तो 35 का 4 गुना 140 एम्पियर मीटर। ये आपका यहां पर बेटा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, फिर आगे की बात करते हैं। ये बहुत ही आसान मामला था। अब अगली बातचीत जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी, तो उसको कर लेते हैं हम लोग। आइए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स may be defined as the curve the tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाई है, किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं, तो इस पे हम टेंजेंट खींच देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, जिससे हम बहुत सी बातें आसानी से समझ जाते हैं। अब ये जब हम समझ जाते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, या कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको मानने के बाद ही ये सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक, तो वो रूल्स क्या हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, उसके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो आइए, बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज हैं मेनली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ फोर्स का मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, या समझ गए होंगे ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइन की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज्ड कर्व्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइंस होती हैं ये क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। आपने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि प्लस से कोई लाइन निकलती है और माइनस पे जाकर टर्मिनेट हो जाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। यहां पर क्लोज लूप, याद दिला रहा हूं आपको, यहां पर क्लोज लूप नहीं बनता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, खत्म नहीं होती, अंदर चली जाती हैं ऐसे। तो ये देखिए, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं मैग्नेटिक वाली। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती हैं, ना कहीं से शुरू होंगी ना कहीं खत्म होंगी, क्योंकि पूरा रिंग है। रिंग का मतलब क्लोज लूप है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि नॉर्थ से शुरू हुई और फिर वापस नॉर्थ पे आ गई। तो विच स्टार्ट्स इन एयर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंडेड एट द साउथ पोल एंड देन रिटर्न टू नॉर्थ पोल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। जो मैंने आपको बताया, ऐसे पूरी रिंग बन जाएगी, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक, तो द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, ये आप जानते हैं, क्योंकि दो, ये तो पहले ही काफी आसानी से सीख चुके हैं। अगर यहां पर ये मान लीजिए बी है, B2 अगर क्रॉस करेगा तो यहां टेंजेंट बनाएंगे तो ये B1 का डायरेक्शन, यहां बनाएंगे तो B2 का डायरेक्शन। और एक ही पॉइंट P पर दो दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड हो, ऐसा संभव नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करती थी, नेवर क्रॉस ईच अदर,
यहां भी नेवर क्रॉस, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये भी बात समझ में आ गई। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेट नॉर्मली। जो मैग्नेट होता है उससे जब ये निकलती हैं नॉर्थ साउथ, तो यहां से 90 डिग्री बना के निकलेंगी, जो भी जिस तरह का मैग्नेट लेगा, और जब घुसेंगी तो भी 90 बनाएंगी। आप समझ पाए ना? तो जिस भी मैग्नेट से जहां से निकलती हैं, नॉर्मली निकलती हैं और नॉर्मली घुसती हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही था। जिस कंडक्टर से निकलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके नॉर्मली निकलती थी सरफेस से, और नॉर्मली जिस पे जाके खत्म होती थी वहां टर्मिनेट नॉर्मली होती हैं। तो इसका नॉर्मल इसका कीवर्ड है। द लाइन ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। देखिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अब यहां पर मैं अगर ऐसे बनाऊं, दो मैग्नेट रखा है क्योंकि सिंगल तो होगा नहीं, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये साउथ और ये नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो कुछ ऐसे चल के जाएंगी ना, ऐसे लूप बनाएंगी, ये ऐसे बनाएंगी, ऐसे, क्योंकि नॉर्थ साउथ पसंद कर रहा है, तो रिपल्शन की जगह अट्रैक्शन होगा, तो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। ये बात प्रूफ करता है कि देयर इज अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। इस दिशा में लेंथ वाइज ये अट्रैक्ट होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो नॉर्थ साउथ आपस में पास आने की कोशिश करेंगे, तो ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन है। और लेटरली आप लिखा होगा रिपल्शन होता है। तो द लाइन ऑफ फोर्स हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब ये है लेटरली। लेटरली का मतलब अगर हम यहां पर नॉर्थ लगा दें, यहां साउथ, और यहां भी हम थोड़ी दूरी पे करते हैं, यहां भी नॉर्थ लगा दें, साउथ, तो नॉर्थ नॉर्थ एक जैसा है, तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेंगी, पास नहीं आना चाहती। आप देखना, क्योंकि ये क्या करेंगी, दूर, तो ये साइडवेज हैं, ये साइडवेज हैं, ये दूर भागेंगी लेटरली। और यहां पर क्या होगा, ये दोनों लेंथ वाइज अट्रैक्शन, यहां लेंथ वाइज अट्रैक्शन है, साइड वाइज रिपल्शन है। तो जब ऐसे जाती हैं साइड वाइज, तो वो दूर होना चाहती हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ पोल दूर हो जाएगा। ये दिखाती है, इसकी प्रॉपर्टी के तहत लिखा गया है। यही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी थी, प्लस प्लस में। बस थोड़ा ध्यान देना होता है कि वो अलग से प्लस और माइनस मिल जाता है, यहाँ पे अलग से आपको नॉर्थ साउथ पोल नहीं मिलता। तो द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। जहां पर लाइन, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं, जगह खत्म हो गई है, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजली दिखें, डेंसर मतलब, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B1, और यहां B2 में, तो B1 इज स्ट्रॉन्गर देन B2। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं या काफी करीब हैं, डेंसर हैं, वहां मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जहां पर क्लोज नहीं है, रिलेटिवली रेयरर हैं, वहां पर आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम मिलती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी जो हमको जरूर मालूम होनी चाहिए। और अब भी इसमें से कोई ना कोई पॉइंट निकाल के आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। तो क्लैरिटी मैंने पूरा समय दिया जिससे क्लैरिटी आप ले पाए। अब सवाल ये उठता है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना कैसे सकते हैं भाई, बनाएं कैसे, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो हम पिक्चर तो बनाएं, तो अपने मन से तो बनाते नहीं है। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए, प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ ए बार मैग्नेट। कैसे प्लॉट करते हैं, यहां पर ये मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल लेते हैं, मैग्नेटिक निडल या कंपास निडल, ये मैग्नेट है, उसके हम लोग यहां पर मैग्नेटिक निडल को रखते हैं, तो साउथ वाला नॉर्थ से चिपक जाएगा, नॉर्थ इधर दिखेगा, तो ये हम पॉइंट यहां पर ऐसे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, फिर इस जहां पर पॉइंट प्लॉट है वहां पर ऐसे साउथ नॉर्थ रखते हैं, मतलब किधर भी रखें साउथ तो इधर ही आ जाएगा क्योंकि नॉर्थ के करीब है। फिर अगला पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, फिर इसी तरीके से फिर रखते हैं आगे, फिर प्लॉट कर लेते हैं, ऐसे पॉइंट हम रखते चले जाते हैं। और ये देखिए जिस तरह से हमें मिल रही है यहां तक, इसी लाइन को हम ऐसे मिला देते हैं फ्री हैंड, और हम क्या देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे
10th वगैरह में, लेकिन अब शायद एक्सपेरिमेंट आपके नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने के, बड़े आसानी से बन जाएगा। अब अगली बात देखते हैं, जहां पर बात की जाती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। ये वही देखिए इतना सरल हो जाता है, ये इसकी केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस है, केवल फॉर्मूला जान लीजिए, डेरिवेशन नहीं करना है। ये आपका नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट है, इसका एक्सियल पॉइंट जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल हुआ करता था, यहां से पॉइंट लेके इसी दिशा में कि यहां आर डिस्टेंस ले लो, या आर डिस्टेंस ले लिया, दिख रहा आर डिस्टेंस दूर, आपने एक पॉइंट पी लिया और यहां पर आप निकालना चाहते हैं इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी होती है वो आप यहां भी जब कैलकुलेट करेंगे, जो कि डेरिवेशन नहीं करना है, तो क्वालिटेटिवली आप ये फॉर्मूला पाते हैं। बी एक्सियल का मतलब मैग्नेटिक मैग्नेट जो है बार मैग्नेट, उसकी वजह से उसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पर, वह बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr। m क्या है, अभी पहले बात की थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी आपको समझाया था, याद रखिएगा। सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। और ये देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, अगर यहां पर हमारा आर काफी बड़ा हो जाए एल से, मैग्नेट की रिस्पेक्ट में बी एक्सियल हम दूर ले रहे हों, तो वहां पर क्या होगा, इस एल स्क्वायर को आर की रिस्पेक्ट में छोड़ देंगे हम लोग, तो आर की पावर 4 आएगा, एक आर कट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, बी एक्सियल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। देख पा रहे हैं ना, आर की पावर 4, एक आर ने मार दिया तो आर क्यूब नीचे आ गया। और ये वेक्टोरली लिखा है, देखिए वेक्टोरली लिखा है, और ये आपका केवल मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टोरली में बी एक्सियल की दिशा किधर होगी, दिस दिशा में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में, यानी ये साउथ है, तो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये डायरेक्शन है आपका एम का, साउथ से नॉर्थ, और यहां मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा नेट, वो भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। बी एक्सियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका और इसका डायरेक्शन देखिए इस फॉर्मूले में बराबर लिखा है, बराबर का मतलब विथ सेम साइन प्लस प्लस, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक बी एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखेगा। ये बातें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे लेक्चर आप देख लीजिए, और बिल्कुल पूरा चैप्टर 4-5 पार्ट में ही मैं खत्म कर दे रहा हूं, जिससे आपको कोई भी बहुत ज्यादा पार्ट ना देखने पड़े। और जो ये पार्ट्स हैं, 4 हैं 5 हैं, इसमें तो 3 ही हैं, उसमें हर चीज, ऑल डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थ्योरी सब कुछ करा रहा हूं, कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप उसका फायदा ले सकते हैं, उन वीडियोस को भी देखिए जिससे बिल्डअप हो सके कॉन्सेप्ट आपका। खैर, तो बी एक्सियल की जहां तक बातचीत की जाए, मेरे ख्याल से कलर हट गया है, वो आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। बात समझ में आ गई। अब इसी का इक्वेटोरियल वाला मामला समझ लेते हैं, क्योंकि तो एक्सियल पोजीशन था, तो बार मैग्नेट की वजह से इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एकदम वही कारीगरी है। तो यहां पर अगेन साउथ और नॉर्थ, एम का डायरेक्शन आप कमेंट करो किधर बताएंगे, साउथ से नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसी पॉइंट P पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो आता है वो आप देखें, जो B इक्वेटोरियल है वो इससे अपोजिट है, ये M इधर है और B रिजल्टेंट इधर है, जैसे हमने वहां किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन नेचर हैं डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला आता है मैग्नीट्यूड का, बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr और अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पर ये 2 गलत छप गया है, तो केवल mr पकड़ के चलें आप। तो बी इक्वेटोरियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई mr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। जैसे ही आप आर की वैल्यू एल से काफी बड़ी रख देंगे, एल को इग्नोर कर दीजिए, तो आर क्यूब बचेगा, एक काटेंगे तो आर यहां पर
टू कटेगा और ऊपर जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी कितनी बेटा, आर क्यूब, क्योंकि ये आ जाएगा यहां पर बराबर है, तो ये आर क्यूब आएगा यहां पर, ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ये मेरे ख्याल से ये एम बी एडिशनल जा रहा है इधर, तो ये फॉर्मूला ले लेते हैं, जिससे आर स्क्वायर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आर क्यूब नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू, बी इक्वेटोरियल क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। और ये निगेटिव साइन देखिए क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट इन नेचर है। ये अगर इधर है तो ये इधर है, इतना आप पकड़ के यहां पे रखिए। तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और जब आर एल से काफी बड़ा है तो ये फॉर्मूला आएगा, यही फॉर्मूला आपको नोट करना है। और इससे आप ये भी देख पाए कि इक्वेटोरियल पे जो वैल्यू थी, एक्सियल वाले में इससे दुगनी वैल्यू है। देखिए यहां पर ये 2m अपॉन आर क्यूब है और ये केवल m अपॉन आर क्यूब है। तो बी एक्सियल थोड़ा और याद आप रख पाए तो मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, वेक्टोरियल लिख देंगे तो डायरेक्शन भी आ जाएगी, इज डबल द बी इक्वेटोरियल। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल में भी होता था, ठीक है। तो आप जान पाए कि एक्सियल पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वर्सेस या विज़ाविस आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो ये बात आपने पकड़ी होगी। एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़ी आसानी से उसको हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगला न्यूमेरिकल देखिए इसी पर बेस्ड है। ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, बढ़िया, हैज ए पोल स्ट्रेंथ ऑफ 10 एम्पियर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 फ्रॉम इट्स सेंटर एट ए पॉइंट ऑन इट्स, पहला वाला है एक्सियल लाइन, दूसरा वाला इक्वेटोरियल लाइन। जो फॉर्मूले पढ़े उसी का इस्तेमाल कराया जा रहा है। तो दोनों में m इस्तेमाल होंगे, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट पहले निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट जिसे हम Q इज इक्वल टू QM इंटू 2L लिखते हैं, या सेपरेशन बिटवीन पोल्स, और QM की वैल्यू है 10 एम्पियर मीटर और इनकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 0.1 मीटर विच इज 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब एक्सियल पॉइंट की बात करें, पहला पार्ट बी एक्सियल, तो बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या सीखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। देखिए जब ये r काफी बड़ा l से ना हो तो आप इग्नोर नहीं करेंगे, है ना। r देखिए यहां पर कितना है, r है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर है, ये 0.2 मीटर पे, और मैग्नेटिक वाला क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले को ले रहे हैं कि वो 10 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और 2 मीटर दूर है, तो हमने आर स्क्वायर एल स्क्वायर रख रखा है। अब इसको कैलकुलेट कर लें आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया, 10 की पावर -7, m की वैल्यू हो गई 1 और r है 0.2 मीटर अपॉन 0.2 का, इसकी बात कर रहे हैं, इसका स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर और इस पूरे का फिर से स्क्वायर। ये l है ना लेंथ, तो लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, 2l, तो l कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, वही वैल्यू यहां पर रखी है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.84 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। ये पहले वाले का आंसर है। अब दूसरे वाले की अगर हम लोग बात करें, जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात की जा रही है, तो बी इक्वेटोरियल आप क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब यहां पर वैल्यू डालते हैं, ये हो गया 10 की पावर -7, m हम लोगों ने निकाला है 1, r 0.2 और l 0.05
5 का स्क्वायर, इसका पूरे का जो पावर लगा बेटा वो 3/2 लगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस कैलकुलेशन को तो 1.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था जो आपने निकाल लिया। तो इसको आप नोट कर लीजिए और बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। फिर आगे की बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर लिए होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका भी फॉर्मूला भर हमको जानना है, डेरिवेशन नहीं है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक अगर हमने डायपोल रखा है, मैग्नेटिक डायपोल, वो तो हमेशा होता ही है, मैग्नेट रखा है, तो इस पर आप जानते हैं नॉर्थ पर मैग्नेटिक फील्ड में QM भी लगेगा और साउथ पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जैसे प्लस माइनस में चार्जेस में था। और ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन कोलिनियर नहीं है, एक सीधी लाइन में नहीं है। इसलिए ये क्या करेंगे, इसका ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं डेवलप करेंगे क्योंकि नेट फोर्स 0 है, इधर लगने वाला इधर लगने वाला, लेकिन इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए टॉर्क का डेवलपमेंट करेंगे। ये इसको रोटेट करेंगे। टॉर्क क्या करता है, किसी भी बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करता है। तो ये रोटेट करेंगे, जैसे हम दोनों ने इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा था। तो वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आती है, mb sin थीटा। हम ये जान रहे हैं, m का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये मैग्नीट्यूड है, बी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, थीटा है m और b के बीच का एंगल। ये जो थीटा यहां दिख रहा है, ये m का डायरेक्शन है, देखिए साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होता है m का, ये, और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, तो दिस एंगल इज थीटा। और इसको वेक्टोरली आप लिख देते हैं टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। एकदम वैसे ही चल रहा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बातचीत थी। समझ गए होंगे कि टॉर्क कितना लगेगा। बढ़िया। अब कुछ एक दो बातें और ध्यान कर लेते हैं कि टॉर्क मिनिमम कब है और मैक्सिमम कब। तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, हमने पीछे लिखा था mb sin थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो टाउ कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। दिस द टॉर्क इज मिनिमम। ये इसका टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, 0, और उसके बाद मतलब मिनिमम हो जाएगा। और व्हेन द मैग्नेट लाइज परपेंडिकुलर, यहां पर अगर थीटा की वैल्यू आप 90 डिग्री ले लोगे तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, mb। दिस इज मैक्सिमम। यहां ध्यान रखिएगा, ये टॉर्क जो मिनिमम लिखा है, माइनस वाले को मिनिमम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, आप ये सोचिए कि अगर थीटा हम सर 180 डिग्री कर दें तो उस समय तो साइन 180 डिग्री हमारा, बड़ी बढ़िया बात आपको बता रहा हूं, -1 आ जाएगा। तो ये जो टॉर्क है ना सर, वो तो -mb आ जाएगा। तो यहां तो 0 से भी छोटा है माइनस, तो हम इसको मिनिमम कह देते। उसको क्यों कह रहे हैं, इसको मिनिमम इसलिए नहीं कहते क्योंकि जो टॉर्क इस समय लग रहा है वो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, और जब ये माइनस साइन बताता है तो इसका मतलब दिशा बता रहा है, ठीक, क्वांटिटी नहीं। जबकि जो वर्क निकालते हैं हम, जहां पर वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, या पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वहां पर माइनस आएगा तो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं बता रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई ये माइनस में एनर्जी चली गई। यहां पर माइनस, टॉर्क माइनस आने का मतलब क्या है कि डायरेक्शनल चीजें बदल गई हैं, टॉर्क का डायरेक्शन बदल गया है। तो दिस इज नॉट मिनिमम। आप समझ पाए ना मेरी बात, दिस इज नॉट मिनिमम, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में माइनस आने का यही मतलब होता है कि डायरेक्शन पहले वाले से अपोजिट है, जो डायरेक्शन इसका है अपोजिट उसका है, ना कि -mb इज द मिनिमम क्वांटिटी। जबकि जो स्केलर चीजें हैं, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर अगर माइनस आता है तो उसको हम मिनिमम मानते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट करते हैं माइनस को, है ना। बात पकड़ पाए होंगे, बड़ी ही फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बात है। तो यहां पर मैक्सिमम मिनिमम क्यों लिखा गया है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत सुंदर तरीके से, आपके काम भी आएगा। खैर अगली बातचीत करते हैं, तो स्पेशल केस हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र कर लेते हैं, उस पर हम कई चीजें डिस्कस करेंगे। एक सवाल भी है,
एनसीईआरटी का। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका भी डेरिवेशन नहीं करना है, केवल फॉर्मूला भर जानो। सेम वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में आपने सीखा था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो सीखा था यहां उसी तर्ज पर बातें कर दो। तो यहां पर U कितना हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में सीखा था, माइनस वहां P होता था, PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, याद है ना। U की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखते थे, PE, और माइनस बाहर है तो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, या कई किताब में माइनस अंदर ले लेते थे तो PE लिखते थे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये कहानी क्या थी, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कहानी थी, जैसा आप याद कर पाए होंगे जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता था। क्या है उसकी ये पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कहिए। अब यहां पर बात हम U की करें तो इसी तर्ज पर P जो था यहां M हो गया है, तो माइनस E की जगह B हो गया है, और cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जब हम रोटेट करेंगे किसी चुंबक को, मैग्नेट को अगेंस्ट द टॉर्क, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन हमारा सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये आप जानते ही हैं। तो ये मामला सेव हो गया। और उसके बाद अगर हमें कभी केवल एनर्जी निकालनी पड़ती है कि हमने रोटेट नहीं किया है, किसी पर्टिकुलर थीटा पे कितनी एनर्जी है, तो उस समय हम 90 डिग्री पर जो डायपोल की एनर्जी है उसको शून्य मान लेते हैं, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो यहां पर अगर आप वैसे ही cos 90 अगर शून्य पुट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा 1 90 डिग्री पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस MB cos थीटा। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है जिसे आप माइनस M.B के नाम से दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम की बात करेंगे तो आप माइनस साइन को कंसीडर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए स्पेशल केस जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई माइनस MB। तो यहां पर देखिए लिखा होगा P ऑफ द डायपोल इज मिनिमम, इस माइनस को एक्सेप्ट कर लिया हमने क्योंकि ये एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, बात पकड़ में आ गई आपको। और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जगह थोड़ी कम है, ये जो आपका मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में आपका B भी है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो वापस चला जाएगा ये। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर जिस पोजीशन में इक्विलिब्रियम है उसको थोड़ा सा छेड़ दें, डिस्प्लेस कर दें, तो वापस उसी पोजीशन में लौट आए, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जो मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर आप घुमाएंगे वापस चला जाएगा। और इसको मैथमेटिकली कैसे पहचानते हैं, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो जब भी डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम एक्वायर करता है। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो इक्विलिब्रियम तो होता है लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक। तो यहां पर बातचीत करते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी शून्य आ गई। और जब थीटा 180 डिग्री हुआ तो U आ गया माइनस MB cos 180 थीटा यानी प्लस MB। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी ये जो डायपोल रखा था इसका उलट रख दो यहां। ये देखिए नॉर्थ साउथ, ये M का डायरेक्शन है और ये B का है। इस समय ये स्टेबल तो है, कहीं भाग नहीं रहा है, लेकिन जरा सा अगर आप घुमा देंगे तो पूरा घूम जाएगा। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला ये होता है कि वो इस समय इक्विलिब्रियम में है लेकिन जरा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो अपनी जो पोजीशन था वो उसको बिल्कुल छोड़ देता, कहीं और चला जाता है। मेरे मन में था कि आप समझ गए होंगे, फिर भी एक डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, ऑलरेडी मैं पहले वाले लेक्चर्स में बना चुका हूं। आप ऐसे समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम को, यहां पर कोई बॉल रख दीजिए, यहां पर कोई बॉल रख दीजिए, यहां पर कोई बॉल रख दीजिए। अब इसको अगर यहां आप डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस लुढ़क के यहां आ जाएगी, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम।
और पोटेंशियल एनर्जी आप तीनों में देखें तो ये मिनिमम है। इसको अगर अपनी जगह से आप डिस्प्लेस करेंगे तो लुढ़क जाएगा। इस समय रुका है तो ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, पी मैक्सिमम, तीनों कंडीशन देखिए सबसे ज्यादा ऊंचा है पी मैक्सिमम में। और इस भाई साहब को अगर आप अपनी जगह से डिस्प्लेस करेंगे तो जहां पहुंचा देंगे वहीं रुक जाएगा। इसे बोलते हैं नॉर्मल इक्विलिब्रियम कह दीजिए, नॉर्मल इक्विलिब्रियम। यहां पर जिस पोजीशन में आप इसको आगे बढ़ा देते हैं उसी पर जाके रुक जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और वो आपका नॉर्मल इक्विलिब्रियम समझ लीजिए। जहां पर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वही मिलेगा जहां वो पहले तक, तो कोई ना आगे जाना है ना पीछे जाना, जहां छोड़ देंगे वहीं आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बात को समझा जाता है कि और एनर्जीज को, पोटेंशियल एनर्जी को इसके साथ क्लब कर लेते हैं। मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको भी छेड़ लेते हैं। ए मैग्नेटाइज निडल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है इतना जूल पर टेस्ला, इज प्लेस्ड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ये बी की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द निडल, तो ये तो बहुत सरल है। टॉर्क की वैल्यू होती है एम बी साइन थीटा। एम कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर -2। बी कितना है 3 इंटू 10 की पावर -2। और साइन 30 डिग्री एंगल दे रखा था यहां पर 30, साइन 30 हाफ होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, आप वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 7.2 इंटू 10 की पावर -4 जूल। और ये आपका रहा आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे ख्याल से नोट आपने कर लिया होगा। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगला एक और मेरे ख्याल से 2 शायद न्यूमेरिकल है इसके बाद। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट्स एक्सेस एट 30 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतने टेस्ला की है, एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ दिस वन 0.06 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है शुरू में ऑफ द मैग्नेट। फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट कोरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप समझ गए ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब m की डायरेक्शन b की डायरेक्शन के सेम होती, थीटा बराबर 0, पीई मिनिमम। ठीक, तो चलिए पहली बात देखते हैं, बहुत ही सरल है। जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात कर रहा है तो टाउ इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो यहां से अगर मैं m निकालूं तो टाउ अपॉन बी साइन थीटा, टाउ की वैल्यू है 0.06 न्यूटन मीटर, बी है 0.2 टेस्ला, और साथ में साइन 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है आप जानते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले का बेटा आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट की बात करें तो फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करस्पॉन्ड टू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आप जानते हैं फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम अभी हमने सीखा था थीटा मस्ट बी 0 डिग्री। ये हमने देखा था अभी, m का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन एक ही में होना चाहिए। अभी समझा है सब हम लोगों ने, थीटा 0 होना चाहिए। तो बस यही तो पूछा भी नहीं कि वैल्यू कितनी आएगी। और इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -mb कॉस थीटा, ये जो निकाली थी कहां गई, अरे ये देखिए, तो -mb कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां पर 0 पड़ती है तो -mb आ जाएगा आपका, mb कॉस थीटा, और यहां पर u कितना आ जाता -mb कॉस 0 डिग्री। जबरदस्ती लिख रहे हैं, वरना तो केवल ओरिएंटेशन पूछा था आपने, ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसका मतलब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 है, यानी मैग्नेटिक मोमेंट
M must be parallel to B for stable इक्विलिब्रियम। बस बेटा, बहुत प्यार से ये सवाल सेकंड वाला इस तरीके से हो गया, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक एनसीईआरटी का इंटरेस्टिंग सवाल लेने वाले हैं हम लोग, आइए इसको नोट कीजिए फिर बातचीत करते हैं। मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं यही कोशिश करूंगा आपको बता ले जाऊं। तो लिखा है एग्जाम्पल 5.5 है एनसीईआरटी का, नई वाली में शायद एग्जाम्पल नंबर सेम है कि नहीं मालूम नहीं, पुरानी है ये। तो शोज ए स्मॉल मैग्नेटिज्म निडल पी प्लेस्ड एट द पॉइंट ओ। एक मैग्नेटिक निडल है, इस पॉइंट जो ओ पर ये पी प्लेस है, इसको ध्यान दीजिए। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो एरो शो कर रहा है ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है। The other arrows show different positions and orientation of the magnetic moment. बाकी जो different arrows हैं वो उनके औरों के magnetic moments है। And orientation of magnet of another identical magnetized needle Q. तो ये Q में Q1, Q2 वगैरह वगैरह है, सेम आइडेंटिकल मैग्नेटाइज निडल है। उसको देखते हुए इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये तो 1 2 3 4 5 6 हैं, ये इनमें से कौन इक्विलिब्रियम में नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको ये बताना है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 क्यू वाले कौन से स्टेबल में है, कौन से अनस्टेबल में है। विच कॉन्फ़िगरेशन कोरस्पॉन्ड टू द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी जानकारी देनी है कि इन सब में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी किसकी है। तो हम पहले दो चीज पकड़ते हैं। हम यहां देखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक निडल है इसकी वजह से बाकी जगह कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये मैग्नेटिक निडल बाकी जगह मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में इस पर इसके क्या हालचाल हैं उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है, कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है या क्या बातचीत है। पूछा है जैसे कि इक्विलिब्रियम में जो नहीं है, तो हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी, इसकी ये पी है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो इसको आप लिखते हैं -μ0 अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक निडल का मोमेंट अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल यानी नॉर्मल है बाइसेक्टर पर। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता था जो एक्सियल पोजीशन पे होता था, तो मैं इसको बीपी ही लिखता हूं, लेकिन अब ये μ0 अपॉन 4 पाई और इसको लिखेंगे 2mp अपॉन आर क्यूब। ये कहां था, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल या ऑन द एक्सेस। तो पहली बात तो इन दोनों में स्ट्रेंथ एक्सियल वाले की ज्यादा है, ये मामला भी ध्यान रखेंगे। तो अगर समझने की कोशिश करें तो एक तरफ से हम समझ सकते हैं किसके हालचाल क्या हैं। तो ये P वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों कैसे हैं उसके, ये दोनों इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये देखिए इससे मैग्नेटिक मोमेंट इसके इक्वेटोरियल पर है, तो ये दोनों इक्वेटोरियल पर हैं, इक्वेटोरियल पर है। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इस डायरेक्शन से विपरीत डायरेक्शन में बनाएगा। तो ये Q1 और Q2 की हालत क्या हो जाएगी, ये किसी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। बात समझ में आई, अभी फिर से समझाते हैं। यानी पहले ए में हमारी ये दोनों जो PQ1 एंड PQ2 हैं, इसमें कोई इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये देखिए ये जो मैग्नेटिक, ये P वाला मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और ये इसका इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, ये देखिए ऐसे इसके बीच से जा रहा है, तो इसका बी यहां पर कैसा है, इसकी विपरीत दिशा में ऐसा होता है बी इसके लिए।
बीपी। और इसके लिए भी इधर भी बात करेंगे तो इधर का विपरीत दिशा में ऐसा होगा। तो इस पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, आप देखें तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश में आप जान रहे थे कि जब एम और बी एक दिशा में हो, आपको याद दिला दें, जब एम बी पैरेलल होते हैं यानी 0 डिग्री एंगल बनता है, पैरेलल, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं आप। और जब एम एंड बी में थीटा 180 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल, तो आप बोलते हैं उसको अनस्टेबल। तो ये जो इसका एम है इन दोनों का, इससे मैग्नेटिक फील्ड ना थीटा 0 ना थीटा 180 डिग्री बना रहा है, तो कोई भी इक्विलिब्रियम इसमें नहीं मिलेगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। तो ये पहली दो बात यहां समझ में आ गई। अब हम लोग बी की बात करते हैं, और बी को मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं। तो बी के लिए हमारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो किसके लिए मिल रहा है? PQ3 एंड PQ6, अभी समझाता हूं आपको। और अनस्टेबल किसके लिए है? वो है PQ5 एंड PQ4। कैसे देखिए, तो मैं PQ3 पहले पकड़ता हूं। PQ3 ये देख पा रहे हैं आप यहां पर। तो यहां पर आप जब इधर PQ3 पे गए तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है, और यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट इसकी विपरीत दिशा में बन रहा है ऐसे। व्हाट इज दिस? दिस इज BP। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, ऐसे बनेगा जैसे ये बना था ऐसे। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका थीटा कितना हो गया बच्चों? 0 डिग्री। तो ये स्टेबल हो गया। और यहां पर आ जाओ, मैं पहले Q6 ले लेता हूं, यहां पर पकड़ो, तो ये Q6 के लिए ये एक्सियल पोजीशन है। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में BP होता है, एक्सियल पोजीशन है ये इक्वेटोरियल थी। तो यहां पर एक ही डायरेक्शन में अगेन थीटा इज 0, तो ये स्टेबल हो गया। तो यहां पर Q6 और Q3 स्टेबल हो गया है, Q3 और Q6। इसलिए आपको बता रहे हैं जैसे पक्की तौर पर आप इन डेप्थ गोता लगा पाए। आप समझ गए मेरे ख्याल से। अब मामला ये Q5 और Q4 की बात करते हैं। इसके लिए हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस तरह से BP बनेगा। इन दोनों में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो मतलब क्या हो गया? 180, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इसका परपेंडिकुलर, जैसे इधर था वैसे इधर, और यहां 180 बनने का मतलब है ये अनस्टेबल है, इक्विलिब्रियम में लेकिन अनस्टेबल है। अब इसकी बात कर लेते हैं, या इसकी वजह से यहां बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा में होता है, ये इसकी विपरीत है, थीटा अगेन 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो Q4 और PQ5 दोनों अनस्टेबल हो गए, जो आप जान पाए बड़ी अच्छी तरीके से। अब किस कॉन्फ़िगरेशन में लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो लोवेस्ट U आपको मिलेगी PQ6 के अंदर। PQ6 के अंदर लोवेस्ट कैसे मिलेगी बेटा? PQ6 ये है, यहां पर देखिए BP एक्सियल पॉइंट पर हमारा BP इक्वेटोरियल से ज्यादा होता है, क्योंकि डबल होता है ना BP एक्सियल पॉइंट पे इसका। तो यहां पर ज्यादा आपको B मिला, और साथ में ये वैल्यू मिलेगी कैसे? दोनों 0 है, तो PQ6 में आपको सबसे ज्यादा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। आप लिखते हैं ना U इज इक्वल टू, आप लिखते हैं U इज इक्वल टू -mb cos थीटा। तो थीटा तो यहां हो गया 0, तो आपने लिखा -mb। B यहां पर काफी स्ट्रांग है, मतलब इक्वेटोरियल वजह से, तो ये मिनिमम आपकी या लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको
मिल गई, माइनस एम बी इज द पोटेंशियल। ये आपने यहां पर पूरा विश्लेषण कर दिया और ये जरूरी था जिससे आप ज्यादा अंदर तक समझ सकें। तो इसको समझ लीजिए, इसको एक बार रिपीट करके और देख लीजिए, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग, इसको मैं हट जाता हूं, आप नोट कर लें, मैंने बातों को समझा दिया है। अब बड़ी अच्छी चीज आती है और इंपॉर्टेंट आती है कि जो बार मैग्नेट है वो सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट कैसे है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कोई हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं लगाना है, डेरिवेशन, हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस कैसे स्टैब्लिश हो रहा है। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, एक बार मैग्नेट को आप सोलेनॉइड की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हो, क्या क्या, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, देखते हैं। पहली बात, सिमिलरिटीज बिटवीन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है, एंड ए बार मैग्नेट। तो व्हेन ए करंट इज पास थ्रू ए सोलेनॉइड इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। जब हम किसी सोलेनॉइड में करंट को फ्लो कराते हैं तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किस बेसिस पे कह रहे हैं हम लोग, कुछ ऑब्जर्वेशंस। A current carrying solenoid suspended freely always comes to rest in north south direction। आपको मालूम है कि जब बार मैग्नेट को आप छोड़ते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। लेकिन जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रही होती है, उसको भी फ्री कर देते हो घूमने के लिए, तो वो भी नॉर्थ साउथ में रुकता है। तो पहला रिजेंबलेंस बिहेवियर का ये दिखा कि दोनों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक रहे हैं। दूसरा, टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड्स एग्जिबिट करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर आप सोलेनॉइड को लेके आते हो, दो सोलेनॉइड को, तो अगर पोल सेम मिल गए, नॉर्थ नॉर्थ, तो ये रिपल्शन कर देते हैं, साउथ साउथ इधर है ही। और अगर आपको नॉर्थ साउथ मिल गया तो अट्रैक्शन कर देते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। जैसे कि ये बार मैग्नेट करते हैं, बार मैग्नेट में भी नॉर्थ नॉर्थ अगर पास मिल जाए तो दूर भेजने का काम करते हैं, और अनलाइक पोल से तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज यहां हो रही है, एक तो घूम के रुकता भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और दो सोलेनॉइड अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों कर रहे हैं। तो दो रिजेंबलेंस मिल गए, दो बिहेवियर ऐसे मिले तो दोनों में सेम है। केवल इतना ही नहीं, और देखते हैं हम लोग। अब तीसरे में देखा कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बार मैग्नेट की, ये क्या है, बार मैग्नेट, ये सोलेनॉइड है, तो इनके बीच में स्ट्राइकिंग रिसेंबलेंस मिलती है, यानी गजब की रिसेंबलेंस मिलती है। जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी मिलती हैं मैग्नेटिक बार मैग्नेट की, वैसे ही आपकी सोलेनॉइड की मिलती हैं। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि जब भी आप फाइनाइट सोलेनॉइड लेते हैं, इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही तरह की मिलती हैं, जैसे आपको दिखाया गया है। और ये लिखा गया कि किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाओगे। तो ये एक और गजब का स्ट्राइकिंग रिसेंबलेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट और सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड में एक जैसी हैं। ये क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोलेनॉइड होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह होता है, या जो बार मैग्नेट है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, दोनों एक ही जैसा बिहेवियर रखते हैं। अब यही नहीं रुकते हैं हम लोग और समझते हैं कि भाई और क्या सिमिलरिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो बार मैग्नेट होता है उसकी एक्सियल पोजीशन पर जो फॉर्मूला निकाला था हमने, ये फॉर्मूला क्या था, बार मैग्नेट जो था हमारा, उसकी एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पी जो इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, वो इतना निकलता है। और यही चीज निकलती है सोलेनॉइड के केस में। जब हम सोलेनॉइड लेते हैं और इसके सेंटर से हम पी आर डिस्टेंस दूर जाते हैं, तो यही फॉर्मूला वैलिड हो जाता है। तो ये भी एक गजब का रिसेंबलेंस मिल गया कि भाई हमारे लिए और श्योरिटी बढ़ गई। तो देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ द बार मैग्नेट एंड करंट कैरिंग सोलेनॉइड एट एनी फार अवे एक्सियल पॉइंट, दूर आर की वैल्यू ग्रेटर देन एल, आर गिवन बाय द सेम एक्सप्रेशन। Thus a bar magnet and a solenoid produce similar magnetic fields। तो यहां पर हम समझ पाए कि इतनी जो सेम चीजें मिल रही हैं,
क्योंकि हमने कंफर्मेशन के लिए ये भी चेक किया, यहां भी बात बराबर आ गई। तो हम ये कह पाने की स्थिति में हो गए कि भाई जो बार मैग्नेट है उसको हम सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दोनों रिसेम्बलेंस तगड़े दिखा रहा है। अब ये जो बात यहां पर हमने देखी, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी जो इसको एक्सप्लेन कर दे। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो उसके पीछे कोई थ्योरी होगी जिससे हम जान पाएंगे कि भाई इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आइए वो भी चेक देख लेते हैं ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये हिंदी का मुहावरा आप समझते होंगे। तो नहीं समझते या समझते कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर मुझे मैं समझता हूं। अब यहां देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, एक सोलेनॉइड बार मैग्नेट के इक्वल है, ये कैसे प्रूफ करें? तो ये देखिए, ये जो सोलेनॉइड है, मैं थोड़ा दूर दूर जैसे डायग्राम बना वैसे बना रहा हूं। ये मैंने सोलेनॉइड बनाया। अब जब सोलेनॉइड हमने बनाया तो ये जो एक लूप है, इस लूप में छोटे छोटे मैग्नेट्स हमने माने। मान लो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर, तो ये देखिए नॉर्थ साउथ ऐसे ही आगे बढ़े, तो फिर आपका आगे बढ़ा साउथ नॉर्थ, इसका अलग बना, तो फिर ऐसे बना नॉर्थ साउथ। हर जो चक्कर घूम रहा है गोल से, वो एक लूप, एक टर्न, एक छोटा छोटा मैग्नेट है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। तो ये छोटे छोटे चुंबक हमने हर टर्न के लिए बना मारे। नॉर्थ साउथ, इधर का साउथ ले लो, फिर ऐसे ही इसके बाजू का ऐसे बना दिया आपने नॉर्थ साउथ। अब हम क्या देखते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ काफी पास में है, तो ये इसको नलिफाई कर देता है, इसके असर को खा जाता है। तो ये सारे एक दूसरे को मार देते हैं। बचता कौन है? केवल शुरू और अंत वाला। तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट है जिसमें ये साउथ वाला इधर मिला और ये नॉर्थ वाला इधर मिला। तो ये एक बार मैग्नेट हो गया जिसकी लेंथ L2L जो भी मानिए, और केवल नॉर्थ साउथ दिख रहा है। तो ये जो सोलेनॉइड था वो कैसा नजर आने लगा? एज ए बार मैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर के जितने छोटे छोटे चुंबक थे सबने नॉर्थ साउथ को इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो इस पूरे को एक साउथ इधर और एक नॉर्थ इधर, ये वाला यहां टपक पड़ा, ये वाला टपक, और बीच की लेंथ L हो गई। तो ये सोलेनॉइड एज एन बार मैग्नेट, ये बात देखिए एक्सप्लेनेशन है। सोलेनॉइड बार मैग्नेट कैसे है, ये यहां पर प्रूव करने की कहानी की गई है। अब इसका उल्टा करेंगे। सोलेनॉइड बार मैग्नेट था, तो बार मैग्नेट सोलेनॉइड कैसे हो सकता है? अगर ये भी एक्सप्लेनेशन बैठ जाए तो बढ़िया हो गई बात। चलिए उसको देख लेते हैं, ये आप समझ पाए होंगे। अब अगला एक्सप्लेनेशन जो आता है बेटा, वो आता है ए बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये जो बार मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट का मतलब यहां सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट लिया है, तो कुछ सिलेंडर तो आप ऐसे समझ लीजिए सिलेंडर है, समझाने के लिए। ये बार मैग्नेट सिलिंड्रिकल, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ऐसे है हिस्सा इसका, सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट। अब इस बार मैग्नेट में एम्पियर हाइपोथेसिस का हम इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर हाइपोथेसिस क्या बताती है कि कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो करंट कैरिंग लूप, कहीं पर चार्ज फ्लो हो रहे हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से ये बन रहा है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या पकड़ते हैं, यही पे लिखा है एम्पियर हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू विच ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय करंट लूप्स। ये मैंने क्रॉस सेक्शन ले लिया, जो मैंने आपको ये सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट बताया था, इसका ये हिस्सा लिया ये, और यहां पर ये छोटे छोटे देखिए करंट लूप्स हैं। ये ऐसे करंट जारी, ऐसे करंट जारी। मैं इसको बड़ा फोटो कर देता हूं, जिससे ये छोटे जो बने छोटे, ये समझ लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया ये, और यहां पर छोटे छोटे ऐसे लूप्स बने हुए हैं। सब एक जैसे हैं, बहुत सारे बना सकते हैं आप, तो दो चार में हम लोग समझ लेते हैं करने क्या वाले हैं। यहां देखिए ये इसकी करंट एक ही डायरेक्शन में करंट जैसे कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो सबकी हम क्लॉकवाइज फ्लो करा देंगे। आप देख पाए होंगे। इसी तरीके से यहां भी करा सकते हैं। मैं एक गोला और बना दूं जैसे आपको समझाने में आसानी रहे। तो यहां पर भी ऐसे करंट, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही हैं। अब ये जो करंट आपस में ना
पास पास, ये दोनों आपस को किल कर देती हैं, इसका एक दूसरे के असर को। क्योंकि ये देखिए, ये अगर नीचे जा रही है क्लॉकवाइज तो ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक दूसरे को मार देती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। बचती कौन है? केवल ये वाली बचेगी, ये जो किनारे पर है ये बचेगी, ये देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जो साइड में वो बचेंगी, तो इसी को सारे को हम जोड़ेंगे तो इसमें हम कैसा समझ सकते हैं कि इस सिलेंडर के सरफेस पर एक सरफेस करंट फ्लो हो रही है, ये तो देयर इज ए सरफेस करंट, ये हमारी सरफेस करंट है। आप समझ पाए होंगे सरफेस से जो करंट फ्लो हो रही है उसे हम सरफेस करंट बोल रहे हैं। ये मैंने और डायग्राम नहीं बनाया, यहां से आप समझ सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए। ये सरफेस करंट है। तो इसी तरीके से पूरे सिलेंडर पर देखिए एक छल्ला, इसी तरीके से पूरी सरफेस करंट। तो ये जो बाहर वाला पार्ट अगर आप देखें तो सोलेनॉइड की तरह ही तो हो गया। ये देखिए बाहर वाला पार्ट, जैसे कुछ ऐसा ऐसा हो गया। ये देखिए, केवल इसको इमेजिन करें तो ये क्या है? करंट कैरिंग लूप जैसी स्थिति बनती चली जा रही है। आप ये देखिए, ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा बार मैग्नेट कैसा हो गया? एक सोलेनॉइड की तरफ। तो हमने दो चीज प्रूव की कि सोलेनॉइड बार मैग्नेट कैसे है पीछे, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअली, फिर बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड कैसे है, दोनों बात। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं सेफली कि बार मैग्नेट और सोलेनॉइड एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में या कहीं पर क्वेश्चन अराइज हो ऐसा, तो इसका उत्तर इस तरीके से देंगे तो मजा ही आ जाएगा। खैर, आप समझ गए होंगे इस पूरी कहानी का मामला क्या था। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, वो भी देख लेते हैं, जिससे हम लोग बिल्कुल सेफली सारी चीज पढ़ लें, जिसे बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ, जैसे कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, तो मैग्नेटिज्म में वहां तो फ्लक्स के बराबर होता था, आपको याद होगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा गॉस लॉ क्या होता था? फ्लक्स बराबर होता था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लिखते थे क्लोज सरफेस में ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब जब मैग्नेटिक में बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो ये मामला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्लोज सरफेस बी का डीएस से क्लोज सरफेस ही लेंगे, जो क्लोज सरफेस है, और इसकी वैल्यू हमेशा शून्य होती है। अब शून्य होने से मजा क्या आया हमको? ये समझ गए कि नेट फ्लक्स हमेशा जीरो है किसी भी फ्लक्स से। और यहां पर अगर हम सोचें कोई डायपोल स्ट्रेंथ रखी है, तो वो भी कितनी ये पोल स्ट्रेंथ, तो ये पोल स्ट्रेंथ भी जीरो है। पोल स्ट्रेंथ जीरो होने का मतलब क्या होगा हमारे लिए, वो अगली स्लाइड में। फ्लक्स जीरो होने का मतलब क्या होगा, वो अगली स्लाइड में। तो ये जो गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म में, वो हमेशा बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है। इसका कंक्लूजन्स या कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे सामने, इन्हीं बातों से हम निकाल के आगे लिख देंगे और आपको समझा देंगे। तो यहां पर मामला कुछ और था, यहां हमेशा जीरो होने वाला है। ठीक, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इस कांड से हमें प्राप्त क्या हुआ, तो अभी हमने देखा था, मैं फिर से लिख रहा हूं जैसे बड़ा मजेदार अंदाज में मैं आपको समझा पाऊं। बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस, और ये वैल्यू जीरो है, और इसे हम मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं। अब साइलेंट नोट तो नहीं लिखना चाहिए, कोई कांस्टेंट ही आप लिख दो, है ना। तो के में कोई कांस्टेंट कह देता हूं, कोई भी कांस्टेंट, एक समझाने के लिए। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ना लिखो क्योंकि परमिटिविटी होती है, कोई कांस्टेंट लिख देते हैं। अब इससे क्या क्या बातें अचीव हमें होती हैं? देखिए, हमें अचीव ये होती हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे जाने वाला लिंक्ड, वो शून्य है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। यहां क्यूएम बराबर शून्य है। इससे क्या समझे? क्यूएम बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यूएम नहीं है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर जा रही है
तो इस क्लोज सरफेस के अंदर वो टर्मिनेट नहीं हो सकती, कोई रिजर्वायर नहीं है इसके अंदर कि कोई गोदाउन है कि वहां इकट्ठा हो सके, और कोई भी चीज यहां से पैदा नहीं हो सकती। तो ना कोई हमारे पास रिजर्वायर है, ना कोई चीज क्रिएट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है, क्योंकि क्यूएम कितना है, हमेशा शून्य रहेगा। अंदर कोई पोल मिल नहीं रहा है, तो अंदर कोई पोल ही नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ना कुछ खत्म होगा ना कुछ शुरू होगा। यही बात इसके अंदर लिखी है बहुत ही सरलता से। अगर आप देखें तो लिखा है गॉस लॉ इंडिकेट्स दैट देयर आर नो सोर्स और नो सिंक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस। कोई सोर्स नहीं है जो पैदा कर पाए मैग्नेटिक फील्ड, और कोई सिंक नहीं है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो खत्म हो जाए वहां, क्योंकि वहां पर हम देख रहे हैं क्यूएम शून्य मिल रहा है। बड़ी अच्छी बात। सो देयर इज नो पॉइंट एट विच द फील्ड लाइंस स्टार्ट और देयर इज नो पॉइंट एट विच द फील्ड लाइंस टर्मिनेट। यानी कोई भी फील्ड लाइन अंदर जाके खत्म नहीं हो सकती या अंदर से शुरू नहीं हो सकती। तो जितनी घुसी है उन्हीं को बाहर निकलना है, ना अंदर खत्म होगा ना अंदर से पैदा होगी। बहुत अच्छी बात। इन अदर वर्ड्स देयर आर नो फ्री मैग्नेटिक चार्जेस, मैंने बताया यही वाली बात। हेंस आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब ये क्यूएम तो यहां हो ही नहीं सकता, तो अगर क्यूएम हो नहीं सकता तो क्यूएम एग्जिस्ट भी नहीं करेगा सिंगल, हमेशा डायपोल एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहां क्यूएम की जगह नॉर्थ साउथ वाले दोनों हो सकते थे, नेट इफेक्ट जीरो हो जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे क्या रेफरेंस निकला कि हमारे मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जब भी एग्जिस्ट करेंगे वो एज ए डायपोल एग्जिस्ट करेंगे। तो पहला कॉन्सिक्वेंस क्या आया गॉस थ्योरम का, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का, कि हमेशा डायपोल नॉर्थ साउथ साथ रहते हैं, मोनोपोल केवल नॉर्थ या केवल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। जितनी नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ होगी एक मैग्नेट की, उतनी ही उसी मैग्नेट की साउथ पोल की स्ट्रेंथ होगी। दोनों अनलाइक पेयर्स होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे विद इक्वल स्ट्रेंथ। नंबर तीसरा फाइनल, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटर ए क्लोज सरफेस देन एन इक्वल नंबर ऑफ लाइन फोर्स मस्ट लीव दैट सरफेस। जितनी घुसी है उतनी निकलेंगी, 10 इंटर की तो 10 निकलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि अंदर कोई भी इंडिविजुअल क्यूएम मौजूद नहीं है। तो जितना ना वो किसी को खा सकता है, साउथ पोल पकड़े तो ना खा पाएगा, नॉर्थ पोल है नहीं कि जो वो निकाल पाएगा। हाँ, दोनों के नॉर्थ साउथ एक साथ रह सकते हैं, तो नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो इससे आप समझ पाए जितनी लाइन ऑफ फोर्स घुसेंगी उतनी ही निकलेंगी। ये नाम नंबर 3। तो ये गॉस लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैंने बहुत ही प्यारे शब्दों में आपको बताया है। जस्ट दिमाग में रखिए, कहीं भी पूछा जाए तो बड़ा सुंदर आंसर देंगे, और इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसी के साथ ये पार्ट 1 जो बहुत ही टॉप क्वालिटी टीचिंग के साथ मैंने खत्म किया, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।